में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अपना जो एस्टेट का एग्ज़ाम है वो अगले शनिवार को है और इसमें जो हिंदी का पोर्शन है वो मैं आपके प्रीवियस पेपर करवा रहा हूँ। इस पोर्शन में आपको उसमें एक टॉपिक आ रहा है, बार बार हर बार क्वेश्चन आ रहे हैं कि विकारक और विकारक तत्व से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। तो आप ये देख लीजिए कि ये किस तरह होते हैं। ये आपको दूसरी बुकों में भी नहीं मिल रहे। तो देखिए विकारक तत्व क्या है। सबसे पहले तीन तरह की चीजें हैं। जैसे एक तो होता है, देखिए एक होता है विकारी शब्द, एक होता है अविकारी शब्द और एक होता है विकारक। जो विकारी शब्द है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये चार जो है क्या है हमारे विकारी शब्द है जिनमें जिनमें विकार उत्पन्न हो जाता है लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य और पुरुष के अनुसार। तो ये हमारे क्या हुए विकारक, लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार, कारक के अनुसार, काल के अनुसार और वाच्य के और पुरुष के अनुसार। इन छह जो विकारक हैं उनमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया इनके अनुसार क्या बदल जाते हैं ये। और अविकारी क्रिया, विशेषण, समुच्चय बोधक, विषयादि बोधक, संबंध बोधक, जो ये चार हैं इनमें इन छह जो ये विकारक हैं इनके अनुसार बदलाव नहीं होता। और ये जो है आपके एस्टेट में बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए कैसे इनकी ये टेबल आप याद कर लो और इसको लिख लो। आपके 2-3 क्वेश्चन इसमें बन रहे हैं वो भी कोटेशन से। मैं बताता हूँ। देखिए एस्टेट में क्वेश्चन कैसे बनाया है उन्होंने। 2019 का ये एग्जाम है और जर्नल पेपर है हिंदी का, सब्जेक्टिव नहीं जर्नल पेपर है तो सब पे आता है। इन्होंने लिखा है कि लिंग विचार की दृष्टि से असंगत कथन छांकिए। फौज, भीड़, सरकार, स्त्री लिंग पद हैं, ये लिंग विकारक तत्वों की श्रेणी में आता है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बना, इन्होंने क्वेश्चन बनाया। देखिए जो लिंग है क्या विकारक तत्व की श्रेणी में आता है। अब असंगत बताना, जब हमें यही नहीं पता होगा विकारक कौन से हैं तो हम कैसे बताएंगे। ऑप्शन इन्होंने लिंग के सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं दिया। पहले क्या होता था, जैसे फौज किस तरह का शब्द है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। इन्होंने जो लिंग से संबंधित 4 ABCD इनमें से एक गलत बताना है, ये क्वेश्चन दे रखा है 2019 में। अब आप देखिए फौज ये तो आप बता दोगे क्योंकि आप पढ़ लोगे तो मिल जाएगा, पर लिंग विकारक तत्व की श्रेणी में आता है। देखिए मैंने अभी बताया लिंग आता है, वचन आता है, ये भी विकारक है। अब यहाँ लिंग से संबंधित प्रश्न दे रखे आपको, अगर इसकी जगह वो वचन से, अब जो एसेट होगा क्या पता वचन से संबंधित आ जाए, कारक से संबंधित आ जाए, काल से आ जाए, वाच्य से आ जाए, पुरुष से आ जाए। तो आपने ये ध्यान रखना है, टेबल ध्यान रखना। आप आगे क्या पूछा, देखिए इन्होंने संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण सभी शब्द लिंग की दृष्टि से विकार उत्पन्न होते हैं। यहाँ पे विकार उत्पन्न होते हैं मतलब कि उनमें परिवर्तन हो जाता है। क्या चेंज हो जाते हैं क्या, जो लिंग के कारण संज्ञा चेंज हो जाती है, सर्वनाम चेंज होता है और विशेषण चेंज हो जाता है। ये इन्होंने इसमें पूछा है। और कोयल, मैना, चील आदि नित्य स्त्रीलिंग वाचक शब्द हैं, तो है ही है। तो इसमें जो तीसरा है, देखिए संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये वाला असंगत है। क्यों असंगत है देखिए, अब मैं इसमें आपको बताऊंगा। देखिए संज्ञा जो है, संज्ञा में जो बदलाव आता है 3 से आता है। सिर्फ लिंग की वजह से बदलाव आ जाता है, वचन की वजह से और कारक की वजह से। काल, वाच्य, पुरुष इनके कारण संज्ञा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो क्या हुआ, इसका कहने का मतलब क्या है कि जो संज्ञा का विकारक है सिर्फ लिंग है, वचन है और कारक है। और इस क्वेश्चन में भी यही है। देखिए संज्ञा लिंग के अनुसार बदल रही है, तो ये बात यहां पे सही है। ठीक है। दूसरा देखिए सर्वनाम लिंग के अनुसार नहीं बदलता। देखिए यहां सीधा क्वेश्चन दे रखा है, जो सर्वनाम है वो लिंग के अनुसार नहीं बदलता। और इन्होंने इसमें क्या कह रखा है, जो संज्ञा सर्वनाम, तो मतलब कि ये गलत हो गया, असंगत हो गया। जो सर्वनाम है वो लिंग के अनुसार नहीं बदलता। अब मैं इसको उदाहरण से भी समझाऊंगा आपको। और देखिए कैसे नहीं बदलता, और वचन के अनुसार बदल जाता है और कारक के अनुसार बदल जाता है, और किसी के अनुसार नहीं बदलता। सिर्फ जो सर्वनाम है वो सिर्फ 2 वचन और कारक के अनुसार ही बदलता है। उसके बाद विशेषण देख लीजिए।
एक बार टेबल देख लीजिए, फिर मैं उदाहरण से आपको सारा क्लियर करवाऊंगा। विशेषण, अब इसमें विशेषण भी दिया हुआ था कि विशेषण सभी शब्दों में लिंग की दृष्टि से विकार होता है। लिंग की दृष्टि से, लिंग की दृष्टि से विशेषण बदल रहा है, वचन की दृष्टि भी विशेषण बदल रहा है। अब क्वेश्चन ये भी तो बना सकते हैं ना कि जैसे लिंग विचार की दृष्टि असंगत बताइए, अगर इस बार ये वचन विचार की दृष्टि से असंगत बताइए, क्वेश्चन ये दे देगा। एक ही टेबल में आपके 5-6 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं, और ये इस बार नहीं आया, 2018 में इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है। 2018 में इस तरह 2018 में भी क्वेश्चन आया, विशेषण पदों का विकारक तत्व कौन सा है? लिंग वचन है। देखिए अब यहाँ क्वेश्चन देखिए, विशेषण का जो विकारक है लिंग वचन है। देख पहले ही ऑप्शन इसमें सही है और सारे गलत हैं। विशेषण पदों का विकारक तत्व कौन सा है? विशेषण का लिंग और वचन, पहली ऑप्शन सही है इसमें, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देखिए। और कोई है नहीं विशेषण में। क्रिया में सिर्फ कारक को छोड़ के सबसे ज्यादा विकार जो है क्रिया के अंदर होते हैं। लिंग के अनुसार भी रहता है, वचन के अनुसार भी रहता है, काल, वाच्य और पुरुष, इन तीनों पांचों के अनुसार क्या होता है, क्रिया में बदलाव आ जाता है, सिर्फ कारक को छोड़ के। अब देखिए एक उदाहरण से बताता हूं मैं आपको। वह मोटा लड़का जाता है। अब इसमें वह पद सर्वनाम है, मोटा विशेषण है, लड़का संज्ञा पद है, जाता है क्रियापद है, ठीक है। अब इसमें देखिए वह क्वेश्चन जैसे आया हुआ था एसटेट 2017-19 में कि वह, अब लिंग के अनुसार कैसे बदलेगा? वह नहीं बदल सकता। वह मोटा लड़का जाता है, वह मोटी लड़की जाती है, वह मोटे, वह तो वह ही रहेगा, उसमें वह का जो लिंग है वो नहीं बदल रहा, तो लिंग के अनुसार नहीं बदल रहे। पर वचन के अनुसार, अभी यहाँ पे जो सर्वनाम है वचन के अनुसार कैसे बदल रहा है, देखिए वचन अनुसार वे, वह का वे हो गया, बहुवचन हो गया, बदल गया तो विकार उत्पन्न हो गया। वे मोटे लड़के जाते हैं या वे जाते हैं, तो ठीक है। और कार्य के अनुसार कैसे बदल रहा है? वह का या उसने, कर्ता ने कर्म को इस तरह, उसने उसको, तो इस तरह वो कार्य के अनुसार बदल गया। अब मोटा, मोटा विशेषण है, मोटा विशेषण में देखिए लिंग के अनुसार कैसे बदलता है विशेषण, मोटे का मोटी हो गया, ठीक है, काले का काली हो गया, तो ये ध्यान रखना। और कारक के अनुसार कैसे, कारक के अनुसार विशेषण नहीं बदलता, वचन के अनुसार बदलता। देखिए मोटो को मोटो, मोटी का जैसे मोटा था तो मोटो हो गया, ठीक है, मोटे हो गया, तो वचन बदल गया, वचन के अनुसार बदल गया। और एक बात और ध्यान रखना है कि विशेषण जो, ये लाइन भी आ सकती है कि विशेषण को जब कारक के अनुसार बदलेंगे तो वो संज्ञा पद बन जाते हैं, संज्ञा पद बन जाते हैं। देखिए कैसे बन जाते हैं, मोटे को बुलाओ, काले को बुलाओ। जब मोटा विशेषण है उसके साथ हमने कारकों का इस्तेमाल कर दिया, मोटे को बुलाओ, तो को कारक हो गया, तो मोटे को बुलाओ। यहाँ पे ये हो रहा है कि कोई किसी का नाम मोटा है और उसको बुला रहे हैं, ठीक है ना। जैसे काले की बहू, तो वो क्या काले की, तो वो क्या हो रहा है, वो विशेषण बन गया, विशेषण का क्या बन गया, संज्ञा बन गई। तो अगर हम विशेषणों में कारकों का इस्तेमाल करते हैं तो विशेषण संज्ञा बन जाते हैं, तो ये आपने ध्यान रखना है, ये भी आ सकती है। उसके बाद लड़का, लड़का क्या है, संज्ञा पद है। लड़के का देखिए लिंग के अनुसार कैसे बदलता है, लड़के का लड़की हो गया, ठीक है, जो है लड़का लड़की, और उसके बाद जाता है। और उसके बाद देखिए लड़के में वचन के अनुसार लड़कों को, जैसे क्रिया कार्य के अनुसार लड़कों को, लड़के, ये वचन में आ गया संज्ञा, ठीक है ना। तो आपने ये देखना है कि संज्ञा लिंग के अनुसार बदल रही है, वचन के अनुसार बदल रही है और कार्य के अनुसार बदल रही है, पर काल के और उसके अनुसार नहीं बदल रही। और क्रिया, क्रिया भी बदल जाती है, जैसे लिंग का जाती है, जाते हैं वचन में, और कारक में बदलती नहीं, जाया जाता था, इस तरह था है, काल के अनुसार बदल गई। और वाच्य के अनुसार क्रिया कैसे बदलती है, मुझसे यह काम नहीं किया जाता, नहीं होता, इस तरह ये वाच्य के अनुसार बदल गई। और पुरुष के अनुसार जैसे क्रिया कैसे बदलती है, जैसे जो पुरुष होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ये रहता है, तो उसमें मेरे से जाया जाता है, वह तुम जाते हो, इस तरह ये पुरुष के अनुसार बदल जाती है। तो आपने ये टेबल याद रखनी है, इससे हमेशा 2 या 3 क्वेश्चन एस्टेट में हमेशा बन रहे हैं कि जो विकारक होते हैं 6 होते हैं, विकारी 4 होते हैं, ये इनके अनुसार बदल जाते हैं, इसलिए इनको विकारी शब्द कहते हैं, ठीक है। धन्यवाद।
अब आपका एस्टेट 2019 में एक क्वेश्चन आया था संज्ञाओं से संबंधित। इसमें है क्वेश्चन नंबर 38 है ये। इसमें लिखा है कि संज्ञाओं के दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए, और इसमें ऑप्शन दिए थे ए, बी, सी और डी। ये क्या है? देखिए, इसमें सबसे पहला ऑप्शन था व्यक्तिवाचक संज्ञाएं सदैव एक वचन होती हैं। देखिए, इसमें क्या रहता है कि व्यक्तिवाचक संख्याएं जो कौन सी होती हैं, जो किसी व्यक्ति के व्यक्ति, वस्तु, जितने भी संसार में नाम हैं, जो पदार्थ हैं, उनके जितने भी नाम हैं वो सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। जो पदार्थ हैं, जैसे जैसे ये बुक है, इसको हम पुस्तक कहते हैं, इसका नाम दिया है, पर ये किस पदार्थ से बने? कागज से। कागज भी एक नाम हो गया, ठीक है। इस तरह से जिस भी पदार्थ का इस संसार में नाम दिया हुआ है, जैसे नाखून, बाल, इस तरह नाम है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। जैसे कि नदियों का नाम, पर्वतों का नाम, महीनों का नाम, व्यक्तियों का नाम, इस तरह से वो सब क्या है? व्यक्तिवाचक संख्याएं रहती हैं। अब इसमें इन्होंने क्या कोटेशन पूछी है कि व्यक्तिवाचक संज्ञाएं सदैव एक वचन होती हैं। हाँ, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं एक वचन होती हैं। इसका कारण देखिए, अगर व्यक्तिवाचक संज्ञाओं को हम बहुवचन में बना दें तो वो जातिवाचक संज्ञा बन जाएगी, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का जब हम बहुवचन रूप करते हैं तो वो क्या बन जाएगी? क्या बन जाएगी? जातिवाचक। देखिए, जैसे उदाहरण देखिए, रावण, ठीक है। रावण क्या है? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब इसको हम बहुवचन में बदलते हैं। आज के समाज में रावणों की कमी नहीं है, ठीक है। आज के समाज में रावणों की कमी नहीं है, तो यहाँ क्या है? व्यक्तिवाचक ना होकर रावण क्या बन जाएगा? जातिवाचक बन जाएगा। अब दूसरा उदाहरण देखिए, राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी राजा थे। अब यहाँ पर जो राजा हरिश्चंद्र हैं वो क्या है? व्यक्तिवाचक हैं। परंतु अगर इसी का हम बहुवचन बनाएं, आज के समाज में हरिश्चंद्रों की कमी है। आज के समाज में हरिश्चंद्रों की कमी है। अब यहाँ हरिश्चंद्रों बहुवचन बनाया तो क्या हुआ? जातिवाचक बन गया, ठीक है। विभीषणों की कमी है, विभीषण है, जैसे विभीषण व्यक्तिवाचक है, और उसको जो आज के समाज में विभीषणों की अधिकता है तो विभीषणों, तो क्या वो क्या बन गया? वो जातिवाचक बन गया। तो इस कारण अगर व्यक्तिवाचक को हम बहुवचन में बनाएंगे तो वो क्या बन जाएंगी? जातिवाचक बन जाएंगी। तो आपने ये याद रखना कि अगली बार ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञाएं को अगर हम बहुवचन में प्रयोग करें तो वो जातिवाचक बन जाती है, तो वो कथन सही होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये सही है इसमें। फिर उसके बाद व्यक्तिवाचक संज्ञाएं अनंत होती हैं, अनंत ही होती हैं, नाम अनंत है, ठीक है, ये भी सही, अनंत है। और एक और याद रखना, जो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं जो है अनित्य होती हैं। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, अनित्य होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं क्या होती है? अनित्य। यह अनित्य का भाव क्या है कि ये जो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं नष्ट हो सकती हैं। आज जैसे मेरा नाम राम है, आज मैं कोर्ट में जाकर अपना नाम चेंज करवा सकता हूं, तो क्या राम की जगह मैं श्याम करवा लूंगा, ठीक है। और दूसरा क्या है कि जैसे देखिए, हमारे यहाँ पे सरस्वती नदी थी, उसका अस्तित्व था पहले, पर आज वो नष्ट हो चुकी है। कहते हैं कि आज वो सूख चुकी है। तो क्या सरस्वती नदी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, पर क्या है? इसमें आपने देखना, ये अनित्य है, ये बदल जाती हैं, ये खत्म हो जाती है, ये नष्ट हो जाती हैं। तो ये आपने ये हमेशा याद रखना है। और जो जातिवाचक संज्ञा होती हैं वो क्या होती है? हमेशा नित्य होती हैं। जातिवाचक संज्ञाएं, ये भी आप रखिए, जातिवाचक संज्ञाएं क्या होती हैं? नित्य होती है। नित्य मतलब हमेशा रहता है, उसका भूतकाल में, वर्तमान, भविष्य में उनका अस्तित्व रहना। नदी, सरस्वती नदी खत्म हो चुकी है, पर जो नदी है, जो सभी नदियों को दर्शाती है, नदी भूतकाल में भी नदी थी, आज भी नदी, इसमें सभी नदियों की जाति आ गई, तो नदी क्या? ये क्या? नित्य है। तो ये जो व्यक्तिवाचक संज्ञा अनंत है, काफी है। अब देखिए, उसके बाद ऑप्शन आता है ईर्षा, रोग, जन्म, मृत्यु आदि यौगिक भाववाचक संज्ञाएं नहीं। देखिए, जो भाववाचक संज्ञाएं जो हमारे किसी भाव को प्रकट करे, तो देखिए भाववाचक संज्ञा दो प्रकार की होती हैं। एक तो मूल भाववाचक संज्ञा होती है, एक यौगिक भाववाचक संज्ञा होती है। मूल भाववाचक संज्ञा में क्या रहता है कि जिसमें किसी अन्य प्रत्यय या किसी अन्य उससे विकार उत्पन्न नहीं होता, उसमें उसको जोड़ के नहीं बनाया गया, तो वो हमेशा क्या होती है? मूल होती हैं। जैसे ईर्षा, रोग, जन्म, मृत्यु, ये मूल
भाववाचक संज्ञाएं यौगिक नहीं है, ठीक है, ये मूल हैं। जैसे कुर्बानी है, जैसे कुर्बानियां हैं, कुर्बानी, कुर्बानियां, ये जैसे कुर्बानी का हमने क्या किया यहाँ पे, कुर्बानी भाववाचक संज्ञा है, पर जब हमने कुर्बानियों को बहुवचन में प्रयोग किया, देखिए कुर्बानी का कुर्बानियां, तो बहुवचन हो गया, बहुवचन होते ये क्या बन जाएंगे, जातिवाचक। तो आपने दो पॉइंट याद रखने हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञाओं को जब बहुवचन में प्रयोग करेंगे तो जातिवाचक बन जाती है, भाववाचक संज्ञाओं को भी जब हम बहुवचन में प्रयोग करेंगे तो वो भी क्या बन जाती है, जातिवाचक। तो ये क्या हुआ, इससे क्या अर्थ निकला, अब यहाँ पे ये भी ये होगा ना, भाववाचक संज्ञाएं सदैव एक वचन में प्रयुक्त होती हैं, ठीक है, ये भी सही हुआ ना। तो अगर हम भाववाचक संज्ञाओं को भी बहुवचन में प्रयोग करेंगे तो वो क्या बन जाती हैं, जातिवाचक। अब यही लाइन भी इन्होंने दी हुई है, देखिए कैसे अलग से दी है, व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञाओं का जातिवाचक संज्ञाओं में रूपांतरण किया जा सकता है। तो बात तो वही होगी ना, इन्हें क्या ट्रांसफर कर सकते हैं व्यक्तिवाचक। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा मैंने आपको बताया, जैसे विभीषण बताया था, विभीषण हो गया, रावण का रावण हो गया, तो हमने क्या करा, रूपांतरण कर दिया व्यक्तिवाचक से। भाववाचक संज्ञा का मैंने जैसे बताया, कुर्बानियां थी, कुर्बानी भाव है, कुर्बानियां होगी, तो वो क्या रूपांतरण हो गया ना जातिवाचक में, वही चीज इन्होंने दोबारा कहानी इधर से करके पूछ ली। तो इस कारण आपने ये ध्यान रखना है कि संज्ञा की अब सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं आ रहे, इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसका जो आंसर होगा असंगत वो ये होगा, ईर्ष्या, रोग, जन्म, मृत्यु, ये क्या है, मूल है, मूल भाववाचक संज्ञाएं हैं। तो आपने ये ध्यान रखना है कि इसमें, और इस तरह क्वेश्चन संज्ञाओं से संबंधित क्वेश्चन मैंने आपको काफी बता दिए। हो रहा है जैसे कि किस शब्द में अव उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, देखिए इसमें किस शब्द में अव उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। यहां पे देखिए ऑप्शन थे अवाच्य, अवधि, ठीक है, अवचन और अवनिष्ठ, अवनिष्ठ, ये है, ठीक है, ये था। अब आप खुद देखिए इसमें तो खुद देखिए आप, अगर हमने ये याद रखना है, जब उपसर्ग प्रत्यय हम देखते हैं, जो उपसर्ग और प्रत्यय में क्या हमने देखना, जो टुकड़े करते हैं ना हम अलग से, उपसर्ग निकालते हैं और प्रत्यय निकालते हैं, वो निकालने के बाद उनका अर्थ सेम होना चाहिए, ठीक है। अब ऐसे हम ये नहीं कर सकते, देखिए जहां जैसे अव, तो पीछे तो कोई बचा ही नहीं, अब अगर हम इसमें से निकाल दें तो कुछ बचा ही नहीं, इसमें निकाल दें, चन कोई शब्द होता नहीं। तो देखिए इन शब्दों में आ प्रत्यय है, देखिए वाच्य का भी अर्थ होता है, वचन का भी अर्थ होता है, विनिष्ट का भी होता है, सिर्फ एक ये बचता है अव प्लस धी, ठीक है, धी के अंदर धी धारण करना, धी के अंदर अवधि, ठीक है, अब उपसर्ग लगा हुआ है। तो इसमें देखिए सेम था, इनमें आ था और इसमें क्या है, अव है, ठीक है। उसके बाद देखिए 45वां क्वेश्चन है, इसमें संधि के दृष्टि से असंगत बताना है। इसमें देखिए एक और बताता हूं कि देखो इतने सारे व्याकरण जो हिंदी का छात्र नहीं है उसके लिए मुश्किल हो जाती है, क्योंकि यहाँ ना तो ये बुकों में है और ना ही एक बार करने से ही आएगी, इसके लिए अभ्यास की बहुत ज़्यादा आवश्यकता रहती है। आपने ये देखना है कि इन क्वेश्चनों में क्या रहता है कि ना कुछ चेंज रहता है, कुछ ना कुछ थोड़ा सा, तीन जो ऑप्शन होंगे सेम होंगे और एक अलग होगा। देखिए जैसे इसमें उपनिषद में मीसा है, विद्वान मूर्ति है, षणमास है, षणमाला है, इनमें सब में जो है मैं सब में लास्ट में है, और मैं और दा के मिलने से ना का वो हो रहा है, ठीक है। पर जो सठ मास में है ना, देखिए इन्होंने एक सिर्फ अलग था, इसमें सठ मास था, इसमें संधि का कोई नियम नहीं था, सीधी सी बात थी कि हमें अगर ये पता होता ना मैं शट ऐसे पढ़ता है सिर्फ, और मास ये आना था, इन्होंने यहीं पे गलती कर दी थी, तो सीधा ऑप्शन यही बनता था सी इसका, ठीक है। उसके बाद और मैं आपको बताता हूँ, देखिए इसमें भी देखिए इन्होंने एक क्वेश्चन दिया, किस विकल्प में अपादान तत्पुरुष समास का प्रयोग नहीं है। अब इन्होंने ऑप्शन क्या दिए हैं, देखिए इसमें सभी में ऑप्शन क्या दे रखे हैं, जन्म रोगी, इसमें देखिए इसमें ऑप्शन दे रखे हैं इन्होंने, जन्म रोगी, राजद्रोह और जलांत। जन्म रोगी ये ऑप्शन है, राजद्रोह है, ठीक है, राजद्रोह और जलजात, जिसमें अलगाव का भाव है। इन तीनों शब्दों में अलगाव का भाव है, और एक ऑप्शन इनमें सिर्फ लास्ट है, ये पदाक्रांत बोल देते हैं ना,
ये क्या है कि जैसे हम विदेशी आक्रमणकारियों ने हमारे भारत में पदाक्रांत किया, मतलब आए हैं वो, इसमें आने का भाव है, सिर्फ एक शब्द में आने का भाव है, तो ये अपदान तत्पुरुष समास बन जाता है। और एक और मैं आपको बताता हूं, देखिए इसमें कुछ है, मोनू सबसे घटिया विचारों वाला लड़का है। ठीक है, मोनू सबसे घटिया विचारों वाला लड़का है, इस वाक्य में विशेषण की कौन सी अवस्था है? तो विशेषण की 3 अवस्थाएं बताई गई हैं। एक तो मूलावस्था, मूलावस्था होगी, ठीक है, एक उत्तरावस्था होगी और एक उत्तम अवस्था होगी। इसमें तो सीधा ही सीधा रहता है कि मोनू जाता है, राम जाता है, सीधा मूल अवस्था है। उत्तर अवस्था में क्या होगा, इसमें क्या तुलना की जाएगी। ठीक है, इसमें तुलना की जाएगी, जैसे राम सीता से अच्छा है, दो क्या संज्ञा पदों के बीच तुलना की जा रही है, राम सीता से अच्छा है। ठीक है, सोनू मोनू से पढ़ाई में बेहतर है की अपेक्षा, इस तरह के शब्दों में क्या प्रयोग होगा इसमें उत्तरावस्था में। ठीक है, जैसे इसने ऑप्शन इसमें जो इन्होंने दिया हुआ है, मोनू सबसे घटिया, इसमें श्रेष्ठ, इसमें उत्तमावस्था रहेगी, जिसमें 2 या 2 से अधिक, ठीक है, 2 या 2 से अधिक जो विकारक हैं या जो संज्ञा पद हैं, विशेषण है, क्रिया, उनसे क्या की जाती है, श्रेष्ठता बताई जाती है। ठीक है, श्रेष्ठता बताई जाती है। जैसे इसमें क्या है ना, सबसे घटिया है वो, तो इसमें 2 की तुलना नहीं है। जैसे मैंने आपको उत्तर अवस्था में बताया था ना, राम सीता से, जिसमें से आ गया, ये आपने ध्यान रखना, इसमें से का इस्तेमाल रहता है उत्तरावस्था में। राम सीता से अच्छा है, ठीक है, या सीता राम की अपेक्षा, ऐसे हो जाएगा, अपेक्षा अधिक सुंदर है। ठीक है, यहां पे क्या है कि 2 ही व्यक्तियों की तुलना हो रही है। जो उत्तरावस्था है उसमें सिर्फ 2 व्यक्तियों की तुलना होती है, 2 व्यक्ति, 2 वस्तु, ठीक है, 2 भाव, इनकी तुलना होती है। पर उत्तमावस्था में 2 या 2 से अधिक की सबसे श्रेष्ठ बता दिया जाता है। अब कहते हैं क्लास में राम सभी विद्यार्थियों से श्रेष्ठ है, यहां पे कौन सी उत्तमावस्था होगी, इसमें क्या ना, मोनू सबसे घटिया है, सभी लड़कों में उसने क्या, जितने भी लड़के थे, जो ये लड़का क्या संज्ञा पद है लड़का, इस सभी संसार के जितने लड़के हैं उनमें सबसे घटिया मोनू है, तो ये कौन सी उत्तमावस्था हो जाएगी। अब मिलते हैं हम आपको अगली कक्षा में। अगर आपको क्लास